वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के तहत ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। और सभी एग्जाम, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, सी टेट, सुपर टेट और साथ के साथ यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी स्टेट लेवल के टेट के एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये महत्वपूर्ण है। साथ के साथ जो केवीएस का आपका पेडागोजी आता है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप कोई भी कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परचेज करना चाह रहे हैं या फिर उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं ग्रुप को, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पूरी तरह से फ्री मिलेंगे। आगे चालू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ठीक है, ये एनवायरमेंट से संबंधित प्रश्न है। तो ए पहला विकल्प है कि अनुपूरक है, पर्यावरण की प्रकृति, अध्ययन की प्रकृति, एकल विषय है, एकीकृत है या पाठ्य पुस्तक आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ये अनुपूरक है, सप्लीमेंट्री है। क्योंकि अगर आप पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ऐसी विधि है जो कि विषय के बीच के अवरोधों को तोड़ने का प्रयास करती है। मतलब कि आप जो सीखना चाह रहे हो, आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया है और आपके जो आसपास है, उन सारी चीजों को पूरक के तौर पे काम करती है। ठीक है, ये आसपास के वातावरण को आपको सीखने में, आपके समाज को, सोसाइटी को, समुदाय को समझने में हेल्प करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस यानी कि एनवायरमेंट के बारे में है, सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की सिफारिश करता है। विकल्पों को देखते हैं। पहला है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय बीच में सीमाएं निश्चित करता है। ठीक है। बी है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है, किताबी शिक्षा से प्रस्थान करता है। और डी है कि स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्योंकि अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा 2000 इसको पढ़ नहीं रखा है, पाठ्य चर्चा 2005 को, तो आप इसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपके सारे उत्तर सही हैं। केवल रट के ये जो ए वाला ऑप्शन है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं। देखिए, स्कूल, घर और जो समुदाय है, सीखने के लिए तो तीनों ही चीज आवश्यक है, लेकिन कोई निश्चित सीमाएं नहीं है कि इस हद तक यहाँ से सीखोगे, इस हद तक यहाँ तक सीखोगे। ठीक है, बहुत सी चीजें, क्योंकि ज्ञान कई तरीकों से आता है, तो ये निश्चित सीमाएं आप तय नहीं कर सकते और इसमें दी भी नहीं गई है। तो ए वाला विकल्प आप छाड़ दीजिए, बाकी तीनों जो है सही है। ठीक है, रटने को मना करता है, किताबी शिक्षा से प्रस्थान। ठीक है, डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग, यानी कि व्यवहारिक जीवन में शिक्षा को आगे बढ़ाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। दूसरा विकल्प है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। और सी बोलता है कि बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। और डी है कि बच्चों को ज्ञान के निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। अब इनमें से आपको इनमें से भी देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यानी कि गलत अगर आप छांटने में सक्षम हो गए तो सही आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि गलत की बात करें तो जैसे कि चारों ऑप्शन देखिए, तो ये जो डी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, बच्चों को ज्ञान के निकाय के रूप में मतलब प्राप्त करता है, यानी कि क्या है कि रिसीवर ऑफ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ये अपने आप में गलत होगा। तो अगर इसको आप डी को छांटे या नहीं भी छांटे, तो आपको पता लग रहा है कि तीनों विकल्प अपने आप सही है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे एक एमसीक्यू में एक सीमा होती है कि निश्चित सीमा तक हम ये डिस्कस कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्यों करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 20-25 क्वेश्चन ही। लेकिन इतना है कि क्वेश्चन का नेचर आप लगा के एक बार अच्छे से समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर 4 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में, यानी कि एनवायरमेंट स्टडी का शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये पहला है कि यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, और अंतिम विकल्प है कि पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं।
बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। क्या इसमें पूछा है कि सत्य है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। हमने पहले भी प्रश्न लगाए हैं और देखे हैं कि बार बार इस तरह के प्रश्नों को, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सिलेबस जो है हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चों पर आधारित हो, बच्चों पे केंद्रित हो, बच्चों के सीखने से संबंध रखता हो ना। बच्चों से अगर सीखने से संबंध नहीं रखेगा तो कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि एक ही विकल्प हमको बताना है, किताब ही नहीं है, ठीक है। अभी हमने देखा किताब और पर्यावरण और समाज के बीच में कोई ऐसी सीमाएं नहीं है ना, और ये सब भी दोनों विकल्प यहाँ पे गलत होंगे। प्रश्न नंबर 5 की अगर तरफ चलें, प्रश्न नंबर 5 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों को क्या चुनौती देता है, चुनौतीपूर्ण है। विकल्पों को देखिए, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव बच्चों के लिए लाने में, रोल लर्निंग करने में, ठीक है, यानी कि बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, रोल लर्निंग नहीं होगा, और सी है कि अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, और डी है कि यहाँ पे जो दे रखा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में इसका उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पे जो विकल्प है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ए है। क्यों चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि बच्चों के साथ जब क्रिएटिविटी करते हैं, कैलकुलेटिंग क्रिएटिविटी, ठीक है, सीखने की पहल के लिए, इंग्लिश वाला थोड़ा पढ़िएगा, यहाँ पे ज्यादा क्लियर है, फॉर इन कैलकुलेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन ना, रचनात्मकता को कैलकुलेट करने में और इनिशिएटिव पहल करने में बच्चों के साथ एक थोड़ा सा चुनौती होती है। यहाँ पे ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? क्या पुस्तकें होंगी, कहानियां होंगी, पाठ्य पुस्तक की परीक्षा होगी और विवरण होगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह के संदर्भ में हमने देखा था बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जहां पे ज्यादा होगा और बच्चे सीखने की जहां पे ज्यादा प्रक्रिया रखेंगे वही होगा। क्योंकि कहानियों से संदर्भ आप देखेंगे तो उतना कम, लेकिन कहानियों और आख्यानों से, नैरेटिव से बच्चे अच्छे से अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो इसीलिए स्टोरी रहती है बच्चों की किताबों में ज्यादातर, तो कहानियां यहाँ से सबसे बढ़िया उत्तम विकल्प होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का पुस्तक है? ठीक है, पाठ्यक्रम का पुस्तक है। विकल्प को देखिए, परिवार और दोस्त, परिवार के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। अब इस तरह के हमने कई प्रश्न लगाए हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था कल भी, इसके पहले जब प्रश्न कराया था तो उसमें भी एक चीज आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप देखें तो 6 मुख्य थीम होती हैं बच्चों को सीखने के लिए जो निर्धारित की गई हैं। पहला इसमें अगर आप देखें तो आपका आ जाता है परिवार और मित्र, आश्रय, यात्रा, भोजन, पानी, चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं। ठीक है, ये 8 चीजें रहती हैं, ये आपको याद करना है। इस तरह से इससे कई बार प्रश्न आया है, कई बार घुमा के पूछेगा, कई बार विकल्प देखेगा, ठीक है, कई बार इस तरह से आएगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, यानी कि उसको प्रैक्टिकल के रूप में, लर्निंग बाय डूइंग ऐसा कह सकते हैं आप। तो विकल्प को देखिए कि साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, तोड़ जोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, और अंतिम विकल्प है कि याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। अब इनमें से कौन सही है और कौन सा गलत है वो हमको निर्धारित करना है, यानी कि कौन सा सही विकल्प है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विकल्प दिए गए हैं तो ए वाला ध्यान से देखिए। ठीक है, लर्निंग करके सीखने में तो गतिविधियां आयोजित करेंगे, तो भाई करके सीखने में गतिविधियां तो आयोजित होंगी ही। ठीक है, गतिविधियों के बाद चर्चा करेंगे, जो गतिविधियों अगर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ करके छोड़ देंगे तो भी नॉलेज अधूरा है, उसकी समझ डेवलप नहीं होगी। और सी वाला देखिए कि शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएगी। ये बात सही है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही गतिविधियां की जाए जो बच्चे अपने आप को जोड़ सकते हैं, जो बच्चे समझ सकते हैं। तो यहाँ तीनों सही है। अब यहाँ पे गलत पूछा है तो ऐसा तो है नहीं कि उपयुक्त तो सभी सही है, डी वाला गलत होगा भी और है भी। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए ना, कि ग्रुप वर्क्स डिजाइन बाय चिल्ड्रन आर प्रमोटेड बाय टीचर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि करके सीखने की बात हो रही है, ईवीएस सार्थक सीख, सार्थक प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िएगा, सार्थक सीख की बात हो रही है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे जो करेंगे, बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, उसके माध्यम से आप देखेंगे तो उतनी बच्चे बहुत बढ़िया डिजाइन नहीं कर पाते। हाँ, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है लेकिन करके सीखने वाले मुद्दे पर नहीं। तो यहाँ पे डी अपने आप एलिमिनेट होगा। यहाँ पे इस तरह से भी कई बार जो है छांटना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब आप एक तरफ से देखेंगे कि 3 जब सही है तो ये अपने आप गलत होगा ही होगा, क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ कि पौधे विषय
मतलब पौधे की थीम पर के मुद्दे पर बच्चों के लिए सार्थक हो सकता है यदि, ठीक है। मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट क्या है, प्लांट जो है थीम पर। तो बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए, मतलब इसे सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जाए, और डी है कि आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसमें जो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें एक चीज आप देखेंगे कि इसमें 4 ही विकल्प में से एक चुनना है, जैसे ऊपर था कि उसके बाद भी नीचे दिए गए थे। तो अब पौधों के लिए सबसे बेस्ट, मैंने कई बार बताया कि जब आप भ्रमण करते हैं तो वो सबसे, जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज से, बच्चे जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को अनुभव करते हैं तो वो उसके लिए, उनके सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और खासकर यहाँ पेड़ पौधों की बात हो रही, तो भ्रमण वहां पे जंगलों में, ठीक है, पौधों में, पार्क में, यहाँ पे जो भी है पार्क पौधों के पास, वहां सबसे बढ़िया सीखेंगे। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो सबसे ज्यादा अटेंशन खींच पाए, और ज्यादातर यही खींचेगा। जैसे अगर आप रेगुलर हमारे साथ हैं तो आप बहुत तुरंत ही इस विकल्प को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, तो इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? यहाँ पे पुस्तकों के अलावा, पुस्तक नहीं होगा, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं, ट्विटर हो सकता है, और समुदाय के कार्य हो सकते हैं। अब ये चीज बढ़िया है, यहाँ पे आप कुछ चीजें तो तुरंत छांट सकते हैं, ठीक है। कैसे छांट सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो विकल्प दिया है ट्विटर, तो आप समझ जाएंगे ट्विटर बच्चों के लिए कहाँ, ट्विटर तो बड़े बड़े लोग चलाते हैं, कुछ बड़ों को भी नहीं समझ में आता, उनके उपयोग की नहीं रहती, क्योंकि मसाले वहाँ कम मिलते हैं। मतलब जिस तरह की जो टिकटॉक वगैरह हो गए, शॉर्ट्स हो गए, तो ये उनके समझ में वैसे भी नहीं आएगा। यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा अपना काम करते हैं। तो सी को अगर आप छांटें, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, यही 2 विकल्प बचते हैं, तो ए बी डी, अच्छा ये दोनों विकल्प ही एक ही हैं, ठीक है। तो यही एक ही सही मान लीजिए, यहाँ पे अपने आप छिड़ेगा, विकल्प गलत है, तो ए सही मान के चलिए, सी गलत है, ठीक है। समुदाय से सीखेंगे, सर्वेक्षण और समाचार पत्रों से भी बच्चे सीखेंगे, क्योंकि अगर आप बात करें तो भाई बहुत सी चीजें होती हैं, सेमिनार हो गया, सामूहिक परिचर्चा हो गई, इन सब माध्यमों से बच्चे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि भोजन, अब यहाँ पे प्लांट थीम था, यहाँ पे भोजन थीम है, यानी कि फूड पे। तो बोलते हैं कि इससे संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। विकल्प देखिए, यहाँ पे समुदाय के सदस्यों के माध्यम से सीखा जा सकता है भोजन को, सर्वेक्षण किया जा सकता है, भ्रमण के माध्यम से सीखा जा सकता है, और यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पीछे बताया था कि किसी चीज को कैसे सीखते हैं, ठीक है, कोई थीम पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 12 में आप देखेंगे कि डी को आप छांट पा रहे हैं, नारों का कोई लेना देना इसमें नहीं है, जैसा कि पुराना कुछ पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम है। डी को छांट दीजिए, तीनों विकल्प यहाँ पे सही है, ए बी सी, ये यानी कि पहला विकल्प ही यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है कि ईवीएस सीखने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। अब इसका कारण क्या है? सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, इसका कारण क्या है? वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सी है कि बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, और अंतिम विकल्प है कि भैया वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में भी आपको गलत छांट लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, और उसका सबसे बढ़िया कारण क्या है? तो इसमें कई कारण हो सकते हैं, तो यानी कि जो कारण उपयुक्त नहीं है सामूहिक कार्यों को सीखने के लिए, बस वो छाड़ दें, आपको उत्तर मिलता जाएगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें चौथा विकल्प कि वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, ठीक है। अब यहाँ पे दे आर द ओनली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस। मैंने कई बार बताया, जब केवल एकमात्र इस तरह के शब्द प्रयोग हो तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि लर्निंग के संबंध में आप लर्निंग एकमात्र जगह से नहीं होती, ठीक है। अपने आप इसको छांटेंगे और बाकी विकल्प देखेंगे। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल सही है, सामूहिक कार्यों में, ठीक है। सामाजिक संपर्क सुधरेंगे और वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देंगे, यानी कि आपस में जो है लर्निंग उनकी बढ़ेगी। तो तीनों सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कौन सा उत्तर सही होगा? आपका ए ही सही होगा, यानी कि ए बी सी। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि आकलन में स्व आकलन यानी कि इन असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट इज क्या है? सीखने के लिए आकलन है, सिखाने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, और सीखने के माध्यम से मूल्यांकन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आकलन वाली बात हो रही है बच्चों के लिए, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो आकलन हो रहा है वो सीखने के रूप में आकलन हो रहा है बच्चों के। सिखाने के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट नहीं होगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सिखाने के रूप में आकलन, ठीक है, ये सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि स्व आकलन बोलते हैं कि सीखने के रूप में आकलन होता है, और सीखने के रूप में आकलन तब होता है जब विद्यार्थी क्या करते हैं, जो लर्निंग होता है उसके उद्देश्य और उसके जो काम होते हैं वो उनसे परिचित होते हैं, और जब उनके लिए प्रयासरत होते हैं। तो मेन चीज यहाँ पे है आपका सी वाला विकल्प। आप देखेंगे कि सीखने के रूप में आकलन, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग ना, लर्निंग साथ में होगी। चलिए प्रश्न नंबर 15 चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई डायरी में जानकारी उपयोग है, दर्ज है, तो उसका उपयोग किस भांति किया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 के विकल्प को देखते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। बी है कि बच्चों के सीखने की प्रभावी रिपोर्ट विकसित करने के लिए, और सी है कि बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज कराने के लिए, और अंतिम है कि स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें डायरी में जानकारी का उपयोग, यहाँ पे विकल्प ए सही होगा कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए कि भाई, और संशोधन करने के लिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें क्या परिवर्तन किया सकते हैं, उसका कितना फायदा मिल रहा है, इस आधार पर चीजों को डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 16 है कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में है। पहला है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। दूसरा विकल्प है कि विकास जो डेवलपमेंट होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। सी है कि ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विकास होता है, विकास शरीर के केंद्र भाग से बाहर की तरफ होता है, और इस हिसाब से विकल्प ए सही होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है शरीर के केंद्र भाग से बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पे समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत यहाँ पे होता है। इसके हिसाब से क्या होता है कि शरीर का जो केंद्र है वहां से विकास चालू होगा और बाहर की तरफ होगा। यानी कि सबसे पहले आपका जो शरीर है, मेन शरीर है, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां का विकास होगा, उसके बाद अदर अंगों पे होगा। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो एक बच्चा पहले खुद को संभालना सीखेगा, उसके बाद हाथ से उसमें जो कौशल होगा, जैसे पेन से लिखना, राइटिंग बनाना, ठीक है, और बारीक काम करना, वो सब धीमे धीमे बड़े होने के साथ आएगा, लेकिन खुद की पहले बॉडी बैलेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देगा। प्रश्न नंबर 7, इस पे पता है ना आपको कौन सा विकल्प सही है, ए सही है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। बहुत बढ़िया, ये विकल्प थोड़ा सा बढ़िया। प्रश्न तो सरल है, एक अभ्यास की बात है, आप अभ्यास करके जाएंगे तो सही होगा, लेकिन ऐसे पहले प्रथम दृष्टि आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो भाषा विकास किससे प्रभावित है, केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, ना आनुवांशिकता से, और ना ही पर्यावरण से। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भाषा का विकास है, आप बोलेंगे कि पर्यावरण से तो प्रभावित होगा ही, भाई हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, जहाँ जैसा पर्यावरण होता है वहाँ के आसपास के समुदाय से लोग सीख जाते हैं, वो भी समुदाय भी पर्यावरण का हिस्सा है। अनुवांशिकता का क्या लेना देना, तो यहाँ पे अनुवांशिकता भी आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा लैंग्वेज के मामले में। क्योंकि चोम्स्की के हिसाब से बोलते हैं कि जो प्रत्येक हर बच्चा क्या होता है, जन्म से ही सार्वभौमिक व्याकरण होता है, बस उसके वातावरण में उपस्थित भाषा जो होती है ना, उसके साथ अंतःक्रिया करके चीजों को सीखता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि पर्यावरण और लैंगिक जो अनुवांशिकता होती है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे गलत हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलें तो एक प्रगतिशील कक्षा क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इससे संबंधित भी हमने कई प्रश्न लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से। केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देगा, मैंने बताया केवल देखते ही सतर्क हो जाइए। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करेगा, ठीक है, अंक उन्मुख होगा, और डी है कि जो लर्नर्स होंगे उनके व्यवहारवादी सिद्धांत का निर्धारण करेगा। तो ऐसा नहीं है। प्रगतिशील कक्षा यानी कि सभी जो प्रोग्रेसिव क्लास होती है, जितने भी बच्चे होते हैं सभी के हिसाब से काम करता है, और जो उनके पास भिन्नता होती है उनका सम्मान करता है, और उनके हिसाब से जो है चीज़ों को करने का प्रयास करता है, यानी कि ओवरऑल सभी के डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की एक सबसे बड़ी खासियत है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलें। इसका उत्तर कई लोग बोलते हैं तो इसका बी होगा। ठीक है, इसका कौन सा उत्तर होगा, कहाँ गया, ये बी होगा। प्रश्न नंबर 19 है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के
लिए नियमों का पालन करना चाहिए किस चरण को दर्शाता है। देखिए अब 4 चरण यहाँ दिए हैं, मतलब इन 4 चरणों में से कौन सा होगा जो इसके हिसाब से होगा। तो विकल्प को देखते हैं। पूर्व चरण, बी है कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण, सी है कि प्रथागत चरण और डी है कि उत्तर प्रथागत चरण। तो अगर यहाँ पे जो देखेंगे कि सजा टालने के नियमों को टालने के लिए, मतलब यानी कि उनको पनिशमेंट ना मिले इसलिए नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसको हमने पहले भी देखा था। ये प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है बच्चों की, ठीक है, नैतिक विकास के इनके सिद्धांत के हिसाब से कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज के ही तहत रहेंगे, क्योंकि बालक जब अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है तो वो नैतिक दुविधा में रहता है, ठीक है, और वो ऐसे काम करने से बचता है जहां उसको दंड मिले। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए लर्निंग को सुसाध्य बनाने के लिए, जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, अथवा डी है कि जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति को पैदा करे। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव कल्चर जो है वो डेवलप हो। अब हमने कुछ चीजें पहले भी देखा है, यहाँ पे भी बताते हैं। देखिए जैसा कि अंतिम विकल्प से ही शुरू करते हैं, कॉम्पिटिटिव कल्चर को नहीं बढ़ाया जाता लर्निंग के लिए, कभी भी ये अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें जाहिर से अच्छा करेंगे, कुछ खराब करेंगे। तो यहाँ इन शब्दों से सतर्क रहिएगा, छांटना है आपको। सी वाला विकल्प देखते हैं कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं। जो अभिसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका 2005 के करिकुलम के तहत नहीं आता है। ए को देखते हैं कि जिसमें संकल्पों को प्रगतिकरण जटिलता से सरल की ओर ले जाए, ठीक है, सरल से जटिलता की ओर जाते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाते हैं। तो ये तो आपको वैसे भी समझना चाहिए। यहाँ पे आपका जो सबसे उचित होगा वो है सी वाला कि एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये अध्यापिका को ऐसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना चाहिए, सुसाध्य होगा, जो बच्चों के लिए अधिक जो है लर्निंगफुल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है कि लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किससे संबंधित है, कुल मिला के ये बात है यहाँ पे। तो आप देखिएगा आनुवांशिकता के विकास को प्रभाव को लेकर है ये सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को लेकर है, समाजीकरण के जीव परिस्थितीय मॉडल से संबंधित है, या अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव से है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया इनका रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान से संबंधित इनका काम है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपने लेव वायगोत्स्की के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22 की तरफ आते हैं कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? विकल्प को देखिए, जेंडर सशक्तिकरण या कह सकते हैं जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर बायस यानी कि पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता यानी कि रेलेवेंस, और जेंडर थ्रेट यानी कि जेंडर धमकी। अब इस तरह के प्रश्नों में एक चीज ये है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि पक्षपात वाली बात आती है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के दौरान ऐसा वो मान के चल रहा है कि क्रिकेट जो खेलना है और जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो लड़के ही लेते हैं, लड़कियां नहीं लेती। तो उसने पहले से मान लिया, अगर हो सकता है लड़कियों का इंटरेस्ट हो या लड़कियों के पास भी उसका नॉलेज हो, ऐसा टीचर का मानना है कि भाई नॉलेज नहीं होता तो इनके मतलब की चीज ही नहीं है ना। कुकिंग वुकिंग तो पूछना हो तो लड़कियों से पूछेगा, लड़कों से नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे इस तरह के जब आते हैं तो जेंडर बायसनेस या जेंडर पक्षपात को यहाँ पे हम चुनेंगे। यहाँ पे विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प? बी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 में कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इसके पहले भी हमने देखा था एक प्रश्न, ये भी है। अगर प्रश्नों को आप पकड़ेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी कक्षाओं को, विकल्प ए। बी है कि कक्षा की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। सी है कि किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को, और डी है कि दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, यानी कि विकल्प बी
कि बाल केंद्रित में बच्चों को एक्टिव नॉलेज दिया जाए, पैसिव नॉलेज की बात नहीं होगी किसी तरह से, या वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को महत्व नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको लर्निंग सिखाना है तो उनके साथ जो है एक्टिव लर्निंग बच्चे जिसमें खुद भी इन्वॉल्व रहें, पैसिव लर्निंग को महत्व नहीं दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। विकल्प ए है पुस्तकें और पत्रिकाएं, बी है उसका कि इमीडिएट फैमिली यानी फैमिली मेंबर के पास के लोग, सी है कि माता पिता का कार्यस्थल, और डी है कि अस्पताल के कर्मचारी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों के समाजीकरण में सारी चीजें प्राथमिक रूप से सहायता करती हैं, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो आपका फैमिली आती है, परिवार के मेंबर, आसपास के पड़ोस के लोग, खासकर परिवार सबसे पहले आता है, उसके बाद पुस्तकें पत्रिकाएं, माता पिता का कार्यस्थल। भाई माता पिता से पहले मिलोगे तब तो उनके कार्यस्थल पे जाओगे, माता पिता के कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी, तो ये सब बाद में आएगा। यहाँ पे बहुत सरल है, ये बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या बोलता है, ये जीन पियाजे से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है। बढ़िया सवाल है। यहाँ पे ए दिया है कि भाई 0 से यानी कि जन्म से 2 साल तक, बी है कि 2 से 7 साल तक, 7 से 11 साल तक, और 11 साल के ऊपर। अब यहाँ पे पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि जीन पियाजे के जो सिद्धांत है हमने देखा था 4 हिसाब से हमने बांट के रखा है उसको, और इस पे एक वीडियो भी पड़ी है चैनल पे, वहां जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये वाली अवस्था है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 0 से जो ये वाली अवस्था है जन्म से 2 साल की, इसको संवेदनशील बुद्धि विकास अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील अवस्था इसको बोलते हैं ना। उसके बाद अगर ये वाली अवस्था की बात करें 2 से 7 साल की, तो उसको पूर्व संक्रिया अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रिय अवस्था भी इसको बोल सकते हैं। पूर्व संक्रिय अवस्था, और इस वाली अवस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अथवा मूर्त संक्रिय अवस्था। और अंतिम वाली बात आती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रिय अवस्था या मूर्त संक्रिय अवस्था, इसको ठोस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे औपचारिक संक्रिय अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पूछा क्या है इसमें मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रिय अवस्था बोला है, तो यहाँ पे आपका जो विकल्प है आप समझ रहे हैं कौन सी सही है। यहाँ पे सी सही होगा, 7 से 11 साल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपसे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।